वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिलेशन एंड फंक्शन। एक्चुअल में रिलेशन पढ़ना है उसमें हमें, और रिलेशन में अगर हम समझें तो रिलेशन को समझने के लिए पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझनी ज़रूरी है और सेट समझना ज़रूरी है। तो सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो 11th स्टैंडर्ड में हम सीख चुके हैं इससे सेट क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है, और मैंने भी 2 वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं, उसमें आप समझ सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आता है रिलेशन। तो जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो 11th स्टैंडर्ड में हमने रिलेशन के लिए समझा हुआ है कि रिलेशन से कुछ रिलेटेड टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं, जैसे कि एरो डायग्राम, जैसे कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ अ रिलेशन। ये सब हमने 11th स्टैंडर्ड में पहले ही पढ़ लिया है। और जो 12th स्टैंडर्ड में हमारा जो मेजर कंसर्न है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन पर, कि अगर कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन का इनमें से कौन सा टाइप है। और अगर उन टाइप्स की बात करें तो रिफ्लेक्सिव इज द फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर कोई रिलेशन ये तीनों बातों को फॉलो करता है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। और अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तब हम उसकी इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से। इनको लिखना सीखेंगे, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं है उसको देखना, और अगर कोई नहीं है तो उसको कैसे बताना है, रिटर्न में कैसे समझाना है, उसकी स्टेटमेंट क्या लिखनी है, उस टॉपिक को हमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 1 to 3, एक सेट है जिसके 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। फाइंड वेदर द गिवन रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए, देखिए इस बात का मतलब है रिलेशन ऑन ए कि रिलेशन तब बना होगा जब पहले कार्टेशियन बनी होगी, और कार्टेशियन तब बनी होगी जब आपने सेट डिफाइन किया होगा। तो वो साफ साफ बता रहा है कि सेट का नाम है ए, और अगर हम ए से कार्टेशियन बनाएंगे तो इसके साथ में तो कुछ है नहीं, तो आपको इसी को लेना पड़ेगा एक रो से। तो आपने कार्टेशियन एक रो से, और उसमें से जाकर कहीं आपका क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। तो आपको ये ऑन ए, रिलेशन ऑन ए का मतलब समझ जाना है कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हुई है, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुई है बच्चों, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुई है एक रो से, समथिंग लाइक दैट, ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो अगर मुझे ए क्रॉस ए करना है तो 1 2 3, तो ये आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, और सिमिलरली 3 1 3 2 3 3। हालांकि ये हम सब जानते हैं, इतना तो आपको पहले पता 11th में पढ़ लिया है कि एक रो से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अगर इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट, तो 3 3 9, टोटल 9 एलिमेंट होंगे। 1 के साथ एक बार सारे 1 2 3, 2 के साथ एक बार सारे, और 3 के साथ एक बार सारे। तो ये हमने एक रो से फाइंड कर लिया, और इसमें से ही R1 R2 और R3 को बनाया गया है, सेलेक्ट कर करके कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको पहचानना क्या है, आपको पहचानना है कि ये जो सेट है R1, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, अगर रिफ्लेक्सिव है तो क्या ये सिमेट्रिक है। और हालांकि मैंने अभी आपको 2 ही चीज़ दी है, एक और है इसमें ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम लिखना सीखेंगे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को। तो R1 के बारे में स्टार्ट करते हैं कि R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, रिफ्लेक्सिव जब भी आपको देखना है तो आपको एक काम करना है कि रिफ्लेक्सिव कोई सेट है या नहीं है, उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि ये जो सेट दिया है जिसमें रिलेशन डिफाइन है ऑन ए, उसमें आने वाला जो 1 2 3 जितने भी सिंगल एलिमेंट हैं उनके पेयर अपने साथ आ रहे हों। मैं आपको सिंपली देखना सिखा रहा हूँ पहले, जैसे कि 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3, रिफ्लेक्स होना चाहिए इनका। जैसे मेरा रिफ्लेक्शन मिरर में मैं खुद दिखता हूँ, ऐसे ही 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ पेयर अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। वो भी इसमें जो है 1 2 3 जो एलिमेंट इसमें होंगे वही एलिमेंट का पेयर R में होना चाहिए। अगर वो रिलेशन में मिलेगा तो हमेशा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं पहले की, तो पहला रिफ्लेक्सिव है, ठीक है।
पहला रिफ्लेक्सिव है। जब हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में भी यही देखना है, क्योंकि उसने कहा है कि जितने भी रिलेशन है, जो गिवन रिलेशन है वो डिफाइन किसमें, ऑन ए में, यानी इसके लिए भी बना। तो क्या है सेट, एक रो से कार्टेशियन बनी होगी पहले, किससे, सेट ए से, और सेट ए में कौन है, 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, रिफ्लेक्सिव जब भी आपको देखना है तो जिस सेट में आपने रिलेशन के लिए कार्टेशियन बनाई है या जिस सेट में रिलेशन डिफाइन है, जैसे कि ए में, तो एक रो से जो बना होगा, तो ए में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके पेयर रिलेशन में अगर आ रहे हैं तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो देखिए 1,1, ठीक है, 1 था, 2 था, तो 2,2 इसमें है क्या, कहीं नहीं है। क्योंकि 2,2 नहीं है, इस वजह से हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। और जिसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे तो हम पहले साथ के साथ लिखना भी सीख लेते हैं। जब कोई चीज़ रिफ्लेक्सिव नहीं होती तो हम उसे लिखेंगे कैसे, तो मैं इसका आपको जस्ट आइडिया देता हूँ। ये काम करते हैं, पहले R3 भी देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो जब R3 की बात करते हैं तो फिर वही सारी की सारी चीज़ रिफ्लेक्सिव चेक करने का सारा मेथड क्या है कि अगर मुझे R3 को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो R3 जिसमें डिफाइन है, R3 डिफाइन है ऑन ए में, तो ए में आने वाले एलिमेंट का पेयर, खुद के साथ बनने वाला पेयर अगर R3 में आ रहा होगा सभी के लिए, सभी, ये नहीं कि 1 1 का आ गया बस बात हो गई, नहीं, सभी के लिए, 1 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, अगर सभी के लिए पेयर मिल रहे होंगे रिलेशन में तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और हो सकता है आप लोगों को पता भी चल गया हो देखकर। तो 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है, 3 के लिए 3 3 है, बाकी कुछ भी होता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मिनिमम वो एलिमेंट के पेयर होने जरूरी हैं, उन एलिमेंट के पेयर होने जरूरी हैं जो जिसमें रिलेशन डिफाइन है, उस सेट ए में आने वाले 1 2 3 जो एलिमेंट जितने भी आ रहे हैं उनके पेयर खुद के साथ रिलेट करें। तो जैसे कि 1 1, जैसे कि 2 2, जैसे कि 3 3, ऐसे में ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम लिखना भी सीख लेते हैं साथ के साथ कि रिफ्लेक्सिव अगर है तो उसको लिखते कैसे हैं। वैसे होने के लिए लिखना बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं ना होने के लिए लिखना सिखा देता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपने इसको देखा था, ये रिफ्लेक्सिव था, ये भी था, पर ये नहीं था, तो आपको इसका रीज़न पता था, R2 में रिफ्लेक्सिव नहीं था, हमें इसका रीजन पता था, क्लियर कट पता था। दोबारा चेक करते हैं कैसे ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि R2 डिफाइन है ए में, रिलेशन ऑन ए डिफाइन ए में, और इसमें कौन आता है 1 2 3। अगर इसमें 1 2 3 आता है तो 1 का पेयर 1 के साथ 1 1, 3 का पेयर वो भी नहीं है, 2 का पेयर वो भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप किसी, देखिए वैसे तो 2 पेयर नहीं है इसमें, पर आप किसी एक को भी बता दें तो भी ये एग्जाम्पल समझाने के लिए बहुत है कि वो सेट रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो मैं लिखने वाला हूं रिफ्लेक्सिव की हेडिंग के लिए, रिफ्लेक्सिव, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है तो हम लिखना सीख रहे हैं उसके लिए। तो हमने क्या देखा, बिकॉज, आप बिकॉज भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो सिंस भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो सिंस का भी बच्चों इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो 2 था, 2 आ रहा है किसमें, ए में, तो 2 बिलोंग्स टू ए, बट 2 के लिए इस R2 में पेयर आना था 2,2, बट 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। आप साफ साफ कह रहे हैं कि जो 2 है वो तो आ रहा है किसके अंदर, ए सेट के अंदर, पर इस 2 के लिए जो 2 2 पेयर R2 में मिलना था वो हमें नहीं मिला, जिस वजह से देयरफॉर thus R2 is not reflexive। ऑन ए भी लिख देते हैं कि R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है ऑन ए के लिए। आई होप आपको ये समझ आया हो। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए लेता हूँ। सपोज दैट मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ 3,1। अब आप सोच सकते हैं कि R3 रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो मैं उसके बाद थर्ड एग्जांपल आपके लिए लिख दूंगा यहाँ पर। आप लोग चेक कर लीजिए, जब तक आप करेंगे तब तक तो आई थिंक सो आप लोगों ने देख लिया हो। तो लिख देते हैं इसको भी, आपको इसका भी मैं लिखना बता देता हूँ कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपको एक बार एग्जाम्पल अगर लिखने आ जाएंगे एग्जाम्पल के साथ में तो ज़्यादा अच्छा है। ना होने के लिए लिखना बच्चों बहुत आसान है, क्योंकि ना होने के लिए आपको देखना कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का पेयर अगर हमें नहीं मिलता इसमें, तो हम उसको इसमें बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो 1 1 है,
2 2 है, बट कहीं भी 3 3 नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ, देखिए फिर कैसे लिखेंगे, एक बार फिर ऑब्जर्व कीजिएगा, इस वीडियो को हो सके तो रिपीट करके देख लेना आप लोग। सिंस, क्योंकि कहाँ से ऑब्जर्व करना है, सेट से, क्योंकि सेट में क्या आ रहा है, सिंस 3 बिलोंग्स टू, किस में आ रहा है, ए में। बट अगर इसमें 3 आ रहा था तो R3 में क्या होना था, 3,3, बट 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, और क्योंकि ये नहीं आ रहा इस वजह से देयरफॉर R3 इज नॉट, क्या नहीं है, R3 रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सभी के पेयर इसमें नहीं मिल रहे, इसमें आने वाले सभी एलिमेंट्स के पेयर इसमें नहीं मिल रहे, इस वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं है। देयरफॉर R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव किसमें, ऑन ए में, ऑन ए में। आई थिंक सो ये आपको समझ आ गया हो। तो अभी तक हमने सीखा था किसी भी सेट का रिफ्लेक्सिव होना या नहीं होना, सिर्फ सीखा है। लिखने के लिए, सिर्फ ना होने के लिए हमने लिखना सीखा है, होने के लिए मैं आपको अभी सिखाऊंगा लिखना। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट समझा देता हूं पहले, कि कोई सेट सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए मैं बता देता हूं। तब तक सिमेट्रिक की डेफिनेशन से एक बार हम समझते हैं थोड़ा सा क्या है। देखिए सिमेट्रिक होना, तो सिमेट्रिक एक टॉपिक है जो आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, 7th में पढ़ा हुआ है, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जैसा लाइन के इस तरफ ऐसा ही लाइन के उस तरफ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्क्वायर के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो जहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट में जैसा होता है ऐसे बिल्कुल राइट में होता है, या लाइन ऑफ सिमेट्री के जैसा ऊपर होता है ऐसे बिल्कुल नीचे होता है। कुछ कुछ सिमिलर, बिल्कुल तो सेम नहीं, पर कुछ कुछ सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत आपको मिलेगी। तो मैं जब सिमेट्रिक के लिए आपको, देखिए मैं पहले आपको हिंट बताता हूँ। मैंने कहीं आपको रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन नहीं सिखाई, मैंने कहीं आपको सिमेट्रिक की डेफिनेशन नहीं सिखाई, मैं सिर्फ आपको चेक करना बता रहा हूँ कि हम इन शॉर्ट कैसे चेक करें कि कोई दिया हुआ रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे आपको एक छोटा सी बात बतानी है। वो छोटी सी बात क्या है कि जब हम रिफ्लेक्सिव को स्टार्ट करते हैं तो रिफ्लेक्सिव की स्टार्टिंग होती है सेट ए से, पर जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक को देखने के लिए आपको रिलेशन को ही देखना पड़ेगा, आपको बिगिनिंग ही रिलेशन से करनी पड़ेगी। सपोज दैट आप इस रिलेशन को देखने वाले हैं, इस रिलेशन को, तो आपको स्टार्टिंग इससे करना है। होना क्या है कि अगर रिलेशन के अंदर जो पेयर आ रहा है, जैसे कि इसमें 1 1 आ रहा है, तो फिर इसका रिवर्स भी इसमें होना चाहिए। तो 1 1 का रिवर्स तो खुद 1 1 है, तो दो बार तो उसे लिखेंगे नहीं, एक बार लिखा है वो इनफ है, ठीक है। फिर आपको 2 2 को चेक करना है। 2 2 का तो खुद 2 2 रिवर्स है, ठीक है, वो भी है। 3 3 का रिवर्स खुद कौन है, 3 3 है, वो भी एक बार लिखा है, दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आई बात 1 2, तो जैसे ही मैंने 1 2 को चेक किया कि 1 2 तो R1 में आ रहा था, पर 1 2 को सिमेट्रिक R1 को सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 का रिवर्स पेयर भी इसमें चाहिए। तो जो 1 2 का रिवर्स पेयर है वो है 2 1, बट मुझे 2 1 कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो जिस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है वो वजह तो मुझे मिल गई। क्या वजह मिल गई कि इसमें आने वाला एक पेयर ऐसा है 1 2 जिसका रिवर्स इसमें नहीं मिलता। तो इस वजह से बच्चों ये सिमेट्रिक नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। तो आप R2 को फिर से देख सकते हैं, फिर पहचान सकते हैं R2 के लिए, रिफ्लेक्सिव नहीं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए जैसे हमने बात करी थी कि आने वाले पेयर का रिवर्स इसमें हो, तो स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, मैं आपको बार बार कहूँगा, एम्फेसाइज करूँगा इस चीज़ के लिए कि जब भी आप रिफ्लेक्सिव को चेक करें तो रिफ्लेक्सिव की बिगिनिंग उस सेट से होती है जिसमें सेट डिफाइन है। पर अगर आप सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सिमेट्रिक की बिगिनिंग होती है उस पार्ट से या उस रिलेशन से जिसको आप चेक कर रहे हैं। तो हम R2 को चेक कर रहे हैं, तो R2 में आने वाला बच्चों जो पेयर है उस पेयर का रिवर्स भी अगर दोबारा से R2 में ही मिल जाता है, सभी के लिए, जितने भी आ रहे हैं सभी के लिए, किसी एक के लिए नहीं, तो वो पूरा रिलेशन ही सिमेट्रिक कहलाता है। वो सिर्फ ये एलिमेंट नहीं, ये देखिए अगर यहाँ 2 3 आ रहा है, 3 2 है, तो 2 3 सिमेट्रिक ऐसा नहीं कहेंगे, मुझे पूरे रिलेशन को चेक करना है। जब मुझे पूरे रिलेशन को चेक करना है तो मुझे उसमें आने वाले सभी पेयर्स को चेक करना है। तो मैं चेक करना स्टार्ट करता हूँ। 1 1, तो 1 1 का रिवर्स 1 1 है, ये एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। 2 3 की अगर बात करें तो 2 3 का 3 2 है, वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो आपने भी 1 1 को चेक किया, आपने 2 3 को। अब हम चलेंगे 3 2, तो 3 2 का रिवर्स कौन है, 2 3, अच्छा वो पहले ही एग्जिस्ट करता है। फिर किसकी बात आएगी, 1 2, तो 1 2 का अगर हम बात करेंगे रिवर्स कौन है तो 2 1, तो 2 1 भी एग्जिस्ट करता है। और अगर हम 2 1 की बात करें तो 2 1 का 1 2 रिवर्स है जो कि वो भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर इस तरीके से मैं 1 2 3 4 पांचों के पांचों पेयर को देखता हूं तो सभी के
रिवर्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, सभी एक दूसरे के रिवर्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये फिर सिमेट्रिक बच्चों कहलाएगा। देखिए मैं हर चीज़ के मैंने यहाँ पर जानबूझकर 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, जिससे आपको एक ना समझ आए तो दूसरा, दूसरा ना समझ आए तो तीसरा। तो जहाँ भी आपको ना समझ आए आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, उस पार्ट को ध्यान से समझ सकते हैं। तो जब मैं R3 की बात करता हूँ तो बच्चों R3 में भी मुझे अगर सिमेट्रिक को चेक करना है तो सिमेट्रिक के लिए फिर से वही बात रहेगी कि अगर मैं R3 की बात कर रहा हूँ तो R3 में आने वाले पेयर, जितने भी पेयर हैं, मुझे बिगिनिंग ही R3 से करनी है। R3 में आने वाले पेयर्स का रिवर्स अगर R3 में ही एग्जिस्ट कर जाए, सभी के लिए जितने पेयर आ रहे हैं अगर सभी का रिवर्स R3 में ही एग्जिस्ट कर जाए तो R3 सिमेट्रिक कहलाएगा। तो मुझे स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी, 1 1 से। तो 1 1 का रिवर्स कौन होगा, 1 1, ठीक है। दोबारा इसमें है वो 2 2, 2 2 का रिवर्स कौन है, 2 2 ही है, क्योंकि आप इसको चेंज करके लिखेंगे शफल करके तो 2 2 ही बनेगा, वो भी इसमें है। 3 1 की बात करें तो 1 3 नहीं मिलता। तो अब जैसे ही आपने देखा कि 3 1 जो इसमें एग्जिस्ट करता है पर इसका रिवर्स 1 3 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स वाई R3 इज नॉट सिमेट्रिक। बट आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं जो ये कहने लगे कि भैया हमको सभी को चेक करना है। देखिए अगर आपको कोई एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल या पॉइंट ऐसा मिल जाता है जिससे आप सीधा सीधा समझा सके टीचर को कि इस पॉइंट की वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है, तो बस वो बहुत है आप लोगों के लिए, वो समझाने के लिए टीचर को भी बहुत है। तो जैसे ही आप लोगों ने 3 1 को देखा तो 3 1 के हिसाब से 1 3 भी इसमें होना चाहिए था, जो कि हमें नहीं मिला, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं कहला। चलिए अब हमने सीख तो लिया कौन सिमेट्रिक है कौन नहीं है, कौन रिफ्लेक्सिव है कौन नहीं है। रिफ्लेक्सिव का ना होना भी सीख लिया। देखिए ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव का ना होना कैसे हम उसे मेंशन करते हैं, कैसे हम लिखते हैं उसे, वो हमने सीख लिया है। ऐसे हम सिमेट्रिक का ना होना सीखेंगे कि जब कोई चीज़ सिमेट्रिक, जब कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता तो हम उसका रीज़न टीचर को कैसे समझाएं, क्योंकि वहाँ जाकर हमें बोलना तो है नहीं, एग्जाम में आपको कॉपी में सब्जेक्टिव लिख कर भेजना है। तो जैसे ही आप उस चीज़ को लिखेंगे, उसे मेंशन करेंगे, तो टीचर उसे कैसे समझे, तो वो हम लिखेंगे कैसे। तो हमने हेडिंग डाली सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक के लिए जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं पहले एग्जांपल से बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको जो याद दिलाया था, जो मैंने कहा था कि एक जो इनके बीच में मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो रिलेशन है वो स्टार्ट होता है, वो बिगिन होता है सेट ए से, यानी जिसमें सेट डिफाइन है उससे। पर जो रिलेशन के लिए अगर आप सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं तो वो रिलेशन से ही चेक होगा, जिस रिलेशन को आप सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ R1, तो ये सिमेट्रिक नहीं था। अगर मुझे साफ साफ रीजन पता चल जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैंने देखा मुझे रीजन पता चल रहा है किसकी वजह से, 1 2। तो मैं क्या कहने वाला हूं, सिंस मैंने ऑब्जर्व किया है 1 2 बिलोंग्स टू R1, जो 1 2 है बच्चों R1 में आ रहा है, ठीक है। बट मुझे कहीं ना कहीं एक चीज और दिखती है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R1। 1 2 आ रहा है R1 में, पर 2 1 R1 में नहीं आ रहा। इस वजह से thus या therefore कौन R1 is not symmetric। सिमेट्रिक आप चाहें तो लिख दें ऑन ए में, क्योंकि वो रिलेशन किस में डिफाइन हुआ था, ए में। आई थिंक सो आपने जो ऑब्जर्व किया वो आपने टीचर को लिख के दिखा दिया। आपने देखा था कि 1 2 इसमें आ रहा है पर 1 2 का रिवर्स 2 1 इसमें नहीं आ रहा, इस वजह से हम इसको सिमेट्रिक नहीं कह पा रहे। आप इसका थर्ड वाला जो है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल ना होने के लिए लिखना सिखा रहा हूँ। तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। मैं स्टार्ट करता हूँ 30 सेकेंड या 1 मिनट बाद में। ठीक है, तो जहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, वरना सोच भी लिया होगा रीज़न क्या है। तो जब मैं थर्ड के लिए सिमेट्रिक के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे अगर मुझे पॉइंट ही पता चल जाए सीधा सीधा किस वजह से सिमेट्रिक नहीं है तो ठीक है, मैं उसको ही मेंशन कर दूंगा, मुझे सबको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर सोचिए आप 1 2 इन 2 या और भी 3 4, मान लीजिए मैं इसे 3 कर देता हूँ, 1 2 3, अगर इन 3 की वजह से आपको ये सिमेट्रिक लग रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ देखें तो 3 2 2 3, अच्छा ये तो सिमेट्रिक हो गया, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नहीं था, सॉरी। तो 1 1 2 2 इन 2 की वजह से और 3 2 और 2 3 की वजह से मुझे ये सिमेट्रिक लग रहा है। पर आपको सबको चेक करने की जरूरत क्या है? अगर आपको एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो आपको समझा पा रहा है कि ये सिमेट्रिक है ही नहीं, तो मुझे सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे वो सीधा डायरेक्टली पॉइंट देखना है जिससे मुझे डायरेक्टली पता चल जाए। तो यहां से मैं चेक करता हूं, क्योंकि मुझे R3 को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो मैं R3 के लिए क्या कहूंगा, सिंस 3 1
बिलोंग्स टू R3। 3 1 जो है वो किस में आता है बच्चों, R3 में आता है। बट हम इसके साथ साथ एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं, 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R3। 3 1 तो आता है पर 1 3 कहीं ना कहीं इसमें नहीं आता, देयरफॉर R3 is not symmetric on A। I think so। अब आपको रिफ्लेक्सिव कोई सेट रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ये भी देखना आ गया होगा, कोई सेट सिमेट्रिक है या नहीं है वो भी देखना आ गया होगा। आपको ये भी पहचान करनी आ गई होगी कि अगर कोई सेट सिमेट्रिक नहीं है या कोई सेट अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम उसको लिखते कैसे हैं। ना होने के लिए, मैंने होने के लिए लिखना नहीं सिखाया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशंस और अब हम इनको डेफिनेशन से समझेंगे। अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन से समझेंगे। पहले तो हमने ऐसे ही सीख लिया वर्बली, सिर्फ हमने देखा और बता दिया कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और नहीं है तो हमने उसका रीज़न बता दिया। पर अभी होने के लिए हमने नहीं लिखा था, हम होने के लिए भी लिखना सीखेंगे, कोई रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो अ रिलेशन आर, एक एक चीज़ को समझना ज़रूरी है वरना डेफिनेशन नहीं समझ आती। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, कह रहा है अगर कोई रिलेशन आर, जो मैंने यहाँ पे आर स्टार लिया है, आपने कोई आर एक रिलेशन बनाया है किसी सेट ए में। देखिए इतनी सी ही बात का मतलब है, सेट ए का मतलब है कि रिलेशन तब डिफाइन हुआ जब पहले कार्टेशियन एक रो से बन गई, तो कार्टेशियन बन गई उसके बाद में रिलेशन। तो कार्टेशियन के लिए जहाँ पर आपको 2 सेट चाहिए तो वहाँ पर ए ही दोनों के लिए काम कर रहा है। अच्छा, इस सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। जो रिलेशन आर है जो सेट ए में बना हुआ है वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए के सारे एलिमेंट, मैंने आपसे बताया था ना, सारे एलिमेंट ए में आने वाले सारे एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आपको इतना समझा चुका हूं, कह चुका हूं पहले ही, कि जिस सेट में रिलेशन डिफाइन है उस सेट में आने वाले सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेट करें, मतलब अपने साथ पेयर बनाएं और वो रिलेशन में होना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन को देखता हूँ, इस क्वेश्चन से पहले खैर इसे समझते हैं। देखिए इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए, बात एक ही है, बस ये स्टेटमेंट में, ये सिंबल्स में दे दिया। 10 आर इज रिफ्लेक्सिव, कह रहा है आर रिफ्लेक्सिव है, इसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। अगर ऐसा रिफ्लेक्सिव है तो कह रहा है ज़रूर, अगर रिफ्लेक्सिव है तो फिर ज़रूर ऐसा हो रहा होगा कि ए कोमा ए आर में आ रहा होगा। अब ये क्या है भाई, ए कोमा ए, तो उसने क्या किया, फॉर ऑल, देखिए ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल है, इसका मतलब है ए। अब क्योंकि कैपिटल ए जो सेट है उसमें ऐसा तो नहीं है कि हर बार 2 या 3 ही एलिमेंट आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो मैं हर एक को तो नहीं चेक करूंगा, तो मैं ये हर एक को चेक करूंगा तो हर एक के लिए लिखूंगा नहीं। जैसे आपको पहले इसको ये समझ आएगा, पहले मैं एक बार आपको लिख कर दिखा देता हूँ क्या हो रहा है जरा। देखिए ये आपने देखा 1 है तो 1 1 आ रहा है, 2 है तो 2 2 आ रहा है, 3 है तो 3 3 आ रहा है। आप देख रहे हैं सभी के पेयर इसमें आ रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव कहला रहा है। तो अब 2 बच्चे 2 तरीके से अपने आंसर दे रहे हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ। पहला तरीका, मान लीजिए एक बच्चा ये कह रहा है बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए, दिस एम्प्लाइज दैट, दिस एम्प्लाइज एंड 1 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक है, क्योंकि 1 आ रहा था 1 1 आ रहा था। ऐसे ही 2 बिलोंग्स टू ए एंड 2 2 बिलोंग्स टू आर स्टार। फिर क्योंकि 3 है तो 3 बिलोंग्स टू ए एंड 3 3 भी आर स्टार में आ रहा है। 10 या देयरफॉर, क्योंकि ऐसा सब कुछ हो रहा है, देयरफॉर आर स्टार इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए। पहला बच्चे ने अपना आंसर ही दिया, दूसरा बच्चा थोड़ा इससे स्मार्ट है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे 3 की जगह 4 भी होता, 5 भी होता, 6 भी होता, तो मुझे फिर सबके लिए बता। तो जो दूसरा स्टूडेंट है वो जो अपना मेथड है वो कैसे कर रहा है वो देखिएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए, देखिए ना होने के लिए तो हमें सीधा एग्जाम्पल मिल जाता है, पर होने के लिए हम उसको कैसे लिखें, कैसे बताएं, वो समझ लीजिएगा। वो क्या करता है कि 1 2 3 को बार बार नहीं रिपीट करता कि पहले 1 के लिए फिर 2 के लिए वो 3 के लिए, वो साफ साफ कहता है लेट कर लेता है, लेट
x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देखिए x बिलोंग टू कैपिटल ए का मतलब क्या है कि जो कैपिटल ए जो सेट है उसके अंदर आने वाले जो एलिमेंट है वो x से डिनोट हो गए। x से डिनोट हो गए, यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, बिकॉज यू नो दैट वेरिएबल टेक्स मैनी वैल्यूज। एंड वी ऑब्जर्व x comma x belongs to R star for all x belongs to A के लिए। समझिएगा, उसने एक ही बार में सारी बात कह दी, एक ही स्टेटमेंट में। यहां हम कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट है जो किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, उसके लिए x कोमा x किस में आ रहा है, आर स्टार में, फॉर ऑल x बिलोंग टू ए। इसको इससे मैच करते हैं कि ये स्टेटमेंट इसको कैसे फुलफिल कर रही है। सपोज अगर x 1 है तो 1 1 भी आर स्टार में आ गया, 2 है तो 2 2 भी आर स्टार में आ गया। अगर ये x 3 है तो ध्यान दीजिए 3 3 भी आर। तो आपने क्या किया, इतना सब लिखने की बजाय आपने एक ही स्टेटमेंट में सारा का सारा बता दिया कि जितने भी एलिमेंट, देखिए आपने कहा फॉर ऑल x बिलोंग टू ए, जितने भी एलिमेंट x जो कि किस में आते हैं, ए में आते हैं, सबके लिए x x वाला पेयर आर स्टार में मिलेगा। और अगर ऐसा मिलेगा तो आप कह सकते हैं thus आर स्टार इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए। तो अगर मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 होते और यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 होते, तो फिर ये मेथड तो बहुत लंबा लेंदी हो जाता। और अगर इसकी बात करें तो ये कम शब्दों में अपना इफेक्टिवनेस जो है वो बरकरार रखता है और वो आपको समझा भी देता है, तो किस वजह से रिफ्लेक्सिव था। देखिए एक और लेंगे एग्जांपल, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं बिल्कुल समझाऊंगा ज़रूर आपको, बस आपको ध्यान देना है, जितना सिखा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखते जाइए। चलिए थोड़ा बढ़ा देते हैं सेट को जिससे आपको भी समझ आने लगी। हाँ, इस बार हम ऐसे ही कर देते हैं जैसा पहले कह रहे थे, 3 4 5 तक ही कर देते हैं। और जो आर स्टार है उसको हम बना देते हैं, आर स्टार को 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4 5 1 4। ऐसे ही मैंने कोई भी आर स्टार एक सेट लिख दिया है और आपसे कहा देखिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने की पहचान जो हमने सीखी है वो है कि जो भी एलिमेंट 1 2 3 4 जो भी ए के हैं उनका पेयर इसमें आर स्टार में आना चाहिए, और अगर ऐसा आ रहा होगा तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये 1 1 भी रखता है, 2 2 भी, 3 3 4 4 5 5, और जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव है। बस हम उसको लिखें कैसे। अब फिर वो स्टूडेंट जो पहला स्टूडेंट था जो ये कहेगा कि भाई 1 ए में आ रहा है, फिर 1 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 3 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 5, और इस वजह से ये पूरा का पूरा क्या रिफ्लेक्सिव। पर स्मार्टली जो लिखेगा इस चीज़ को, वो स्मार्ट वर्क क्या है कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव के लिए समझाना है तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, लेट कर लिया आपने x बिलोंग टू ए। आप हर बार x लिखें ज़रूरी नहीं है, स्मॉल ए z वगैरह कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सिंबल जो आपके एलिमेंट को शो करता हो। x बिलोंग टू ए आप बताना चाह रहे हैं कि जो a है उसके जो एलिमेंट है उनको आप x से डिनोट कर रहे हैं। दैट्स मीन x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है, x5 भी हो सकता है। अच्छा, एंड वी ऑब्जर्व x, x belongs to R star for all x belong to A। देखिए लिखना बड़ा आसान है, जैसा सोचते हैं ना वही हमें लिखना है। हमने क्या कहा कि अगर कोई x A में आ रहा है, हमने मान लिया, तो हम इस सेट में देख रहे हैं उस x के लिए x, x भी R स्टार में आ रहा है।
और वो भी 4 ऑल। इसका मतलब होता है 4 ऑल सभी के लिए। सभी कौन? सभी x जो किस में आ रहे थे? a में, चाहे वो 1 1 हो। अब देखिए, अब क्योंकि ये वेरिएबल है तो इससे सब कुछ कैसे प्रूव हो गया? अगर ये 1 हुआ तो फिर ये 1 1 भी r स्टार में आ गया। अगर ये 2 आ रहा हुआ किसमें? a में, तो 2 2 भी आ गया। 3 के लिए अगर ये x3 हो जाता है तो 3 3 भी r स्टार में आ गया। 4 हुआ तो 4 4 भी r स्टार में आ गया। 5 हुआ तो 5 5 भी r स्टार में हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको लिखना कैसे है। इसको नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। ठीक है, इसी के साथ रिफ्लेक्सिव हम समझ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव देखिए, हमने रिफ्लेक्सिव का होना ना होना दोनों लिखना सीख लिया है। अब मैं आपसे इसकी बात कर रहा था कि मैं इसको सिखाऊंगा, ये क्या लिखा हुआ है इसको समझाऊंगा, तो अब आप देखिए इसे समझ सकते हैं। 10 आर इज रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव होगा यदि a, a बिलोंग्स टू आर में आ जाए। अगर वो पेयर आर में आ जाए, रिलेशन में आ जाए। कौन सा पेयर? जिसके लिए आप उसको एक सेट में देखते हैं, जिस एलिमेंट को आप सेट में देखते हैं। सपोज आपने a को सेट a में देखा तो उसके लिए a, आर में आना जरूरी है। अगर आपने 1 देखा तो 1, 1 आर में आना जरूरी है। अगर आपने 2 देखा तो 2, 2 आर में आना जरूरी है। आपने 3 देखा इसके अंदर a के अंदर तो 3, 3 आर में आना जरूरी है। तो 4 ऑल कह रहा है सभी। 4 ऑल मतलब सभी जितने भी एलिमेंट a में आ रहे हैं उन सब के लिए अगर कोई पेयर आर में आ जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। और अगर आप ये कहें आर कोई रिफ्लेक्सिव है तो फिर ऐसा हो रहा होगा। देखिए, ये इसकी वजह से ये और इसकी वजह से ये दोनों को पढ़ा जा सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर सभी जो एलिमेंट जो किस में आ रहे थे ए में, अगर उन सब का पेयर आर में आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। और अगर कोई सेट रिफ्लेक्सिव है तो वो इसलिए है क्योंकि जरूर फिर ए में आने वाले सभी पेयर आर में आ रहे होंगे। तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा, सिंबल समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।